हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लासेस। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने डिस्कस करने वाले हैं जितने भी बड़े क्वेश्चन हैं और मैप कंप्लीट देखने वाले हैं। तो जो पहला चैप्टर है संसाधन, उसके बारे में आपको बताना चाहिए क्योंकि संसाधन की परिभाषा कई बार पेपर के अंदर पूछ ली जाती है। अब आपका क्वेश्चन उत्पत्ति के आधार में जैव और अजैव के बीच में एक क्वेश्चन आने की चांसेस है। नवीकरण और अनवीकरण क्या होता है, और संभावी और विकसित भंडार और संचित कोष क्या होता है, ये आपको बताना चाहिए क्योंकि इसी के ऊपर सारा आपका चैप्टर बेस्ड है। तो इनके बारे में थोड़ी-थोड़ी नॉलेज आपको होनी चाहिए। एक क्वेश्चन आता है संसाधन जो होते हैं, जितने भी संसाधन हैं, उनको बचाना क्यों चाहिए? मतलब क्या रीज़न होता है संसाधनों को बचा के रखने का? तो भविष्य में आने वाली जितनी भी पीढ़ियाँ हैं, वो क्या उनका लाभ उठा सकें। अब इन्होंने आगे जैसे भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय, इसका मतलब ये है कि भूमि के प्रदूषण को कैसे रोका जाए, वो इसके बीच में आप लिख सकते हैं। उसके बाद में ऐसे मृदा है, तो जितनी भी मृदाएँ हैं, जैसे जलोढ़ मृदा, जहाँ-जहाँ पे नदियाँ फैली हुई हैं या नदियाँ बहती हैं, वहाँ पे आपको जलोढ़ मृदा देखने को मिलेगी। काली मृदा, इसे काली कपासी या रेगर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका छोटे क्वेश्चन्स में आ सकता है, जो एबेसेडे वाले क्वेश्चन हैं। उसके बाद में कई क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, ध्यान रखना आपको डीप पढ़ना ही पड़ेगा, जिसके बीच में ये ऐसे पूछ लेगा कि जो कपास की फसल है, वो कौन-सी मृदा के अंदर सबसे ज़्यादा उगती है, ठीक है? तो काली कपासी मृदा, तो काली मिट्टी आ जाएगा, ठीक है? काजू की फसल के लिए कौन-सी मृदा इम्पोर्टेंट है? तो लाल लेटराइट मृदा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? कॉफ़ी के लिए भी और चाय के लिए भी ला लाल लेटराइट मृदा इम्पोर्टेंट है। जो मरुस्थलीय मृदा है, इसके बीच में तो आपको पता ही है कंटीली झाड़ियाँ ही देखने को मिलेंगी। मृदा अपरदन का मतलब मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, उसको कहते हैं मृदा अपरदन। और मृदा को संरक्षित कैसे किया जा सकता है? बाड़ बना के या फिर पेड़-पौधे लगा के इसका संरक्षण किया जा सकता है, ठीक है? पहले चैप्टर के अंदर इतना ही मैटर बनता है। और इसके अलावा जो ये एवं-सदा वाले क्वेश्चन हैं, इनको ज़रूर देखना, ठीक है? अब चलते हैं अपने दूसरे चैप्टर की तरफ। दूसरा चैप्टर है अपना वन व वन्यजीव संसाधन। तो वन व वन्यजीव संसाधनों में जितने भी वनस्पति है, जितने भी अ, पशु-पक्षी हैं, उनका संरक्षण करने के लिए कुछ अधिनियम बनाए गए हैं, जिसके बीच में भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 बनाया गया। ये लागू किया गया था। इसकी डेट याद रखना कि कब लागू किया गया। और एक और क्वेश्चन है कि रेड डाटा बुक, इसके ऊपर आपको छोटा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कि रेड डाटा बुक जो होती है, उसके बीच में लुप्त होने वाली जितनी भी प्रजातियाँ हैं, उनके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है? और जो प्रोजेक्ट टाइगर है, इसकी शुरुआत कब की गई? 1973 में इसकी शुरुआत की गई। उसके बाद में अगर आप नीचे की तरफ चलेंगे, तो यहाँ पे वनों का क्या वर्गीकरण क्या हुआ है? आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत, ठीक है? आरक्षित कौन से होते हैं? जो सरकार के अंडर में आते हैं। रक्षित कौन से हैं? जिसके बीच में वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है वन विभाग के द्वारा। आरक्षित में भी सेम ही है, ठीक है? इनको क्या है, आरक्षित वन घोषित किया गया है, जहाँ पे वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात की गई है। अवर्गीकृत जो भी बंजर भूमि है, जो किसी भी सरकार, व्यक्ति या समुदाय के हाथ में होती है। मतलब रक्षित और आरक्षित किसके हाथ में है? सरकार के। और जो तीसरे वाली है, वो सरकार के हाथ में भी होती है, बट वो ज़्यादातर क्या व्यक्ति और समुदायों के हाथ में होती है, अवर्गीकृत वन जो होते हैं, ठीक है? उसके अलावा वनों का संरक्षण कैसे किया जा सकता है? ये तो कॉमन सेंस है कि आपको लिखना आना चाहिए कि वनों का संरक्षण कैसे किया जा सकता है। वनों को लेके कौन-कौन से आंदोलन हुए हैं? तो उसके बीच में चिपको आंदोलन इम्पोर्टेंट है, हेजर्ली आंदोलन भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में इसके अंदर तो यही क्वेश्चन बनने की चांस है कि आरक्षित वन और रक्षित वन और अवर्गीकृत वन क्या होता है? एक क्वेश्चन ये देख लेना, जैव विविधता क्या है और यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ठीक है? इस चैप्टर में यही इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं अगला चैप्टर। अगला चैप्टर है जल संसाधन। तो जल का संरक्षण कैसे किया जा सकता है? जल प्रदूषित होने से कैसे बचाया जा सकता है? तो मेनली यही है कि अगर आपने पर्यावरण प्रदूषण का टॉपिक पढ़ा है, तो उसके बीच में जल संरक्षण के बारे में भी पढ़ा ही होगा। तो बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएँ मतलब कि जो नदियाँ हैं, उनके ऊपर बाँध बना के उनका यूज़ अ, खेती के लिए किया जा सकता है, पीने के लिए किया जा सकता है। उसके अलावा ऐसे एरिया के लिए किया जा सकता है जहाँ पे पानी की आवश्यकता होती है। तो इसके बीच में एक क्वेश्चन ये है छोटा-सा, जो आधुनिक भारत के मंदिर का है, किसको कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को कहा हुआ है, ठीक है?
उसके अलावा इसमें कुछ आंदोलन है बहुउद्देशीय परियोजनाओं को लेके, टिहरी बांध आंदोलन और नर्मदा बचाओ आंदोलन किए गए हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर देखें तो वर्षा जल का संग्रहण कैसे किया जा सकता है? घरों के ऊपर टंकियाँ बना के, कुएँ बना के, बावड़ियाँ बना के वर्षा जल का संग्रहण किया जा सकता है। जैसे कि आपके सामने ये डायग्राम बना हुआ है, ठीक है? और इस चैप्टर में अगर कोई बड़ा क्वेश्चन देखें तो ये जल दुर्लभता क्या है? इसका मतलब वही है कि जल को कैसे बचा के रखा जा सकता है और अगर जल खराब हो रहा है तो उसके क्या-क्या कारण है? मतलब कि जल प्रदूषित होने के कारण और जल को कैसे बचाएँ वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये क्वेश्चन बनता है वैसे तो, पर चांस है कि एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा जल के प्रदूषण को रोकने के लिए, तो जल का संरक्षण हो जाएगा। अगला चैप्टर है कृषि। कृषि के कई प्रकार बाँटे गए हैं जिसके बीच में प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि मतलब कि जो आदि मानव के टाइम में जो आदि मानव करता था, कृषि करता था, खाता था, काटता था और अगली जगह पे चला जाता था, उसको कहते हैं प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि जिसके बीच में कर्तन व दहन प्रणाली भी कहते हैं। कौन-सी कृषि है ये? स्थानांतरित कृषि को कहते हैं, ठीक है? स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि स्थानांतरित कृषि को और किस नाम से जानते हैं? तो कर्तन व दहन प्रणाली के नाम से जानते हैं। अब इसको अलग-अलग नामों से जानते हैं, जैसे असम, मेघालय और मिज़ोरम, नागालैंड में इसको झूम के नाम से जानते हैं, मणिपुर में पामलू के नाम से जानते हैं, छत्तीसगढ़ में और अंडमान निकोबार में दीपा के नाम से जानते हैं। तो इनका नाम ज़रूर याद रखना। यहाँ पे ये नाम है, तो अगर बाय चांस छोटे क्वेश्चनों में आ जाता है, तो ये नाम ही पूछेंगे। ये नाम सारे के सारे हैं, इतने सारे। ट्रिक बनाना कोई ना कोई अगर समझ में आ जाए तो, ठीक है? उसके बाद में आता है गहन जीविका निर्वाह कृषि। इसका मतलब ये होता है कि एक एरिया आपके पास के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कृषि करना। जैसे कि अपने यहाँ के लोग करते हैं, एक ही एरिया होता है वहाँ पे कृषि करते हैं, करने के बाद उसको काटते हैं, खाते हैं और फिर वहाँ पे ही रासायनिक उर्वरकों का यूज़ करके फिर से बुआई स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद में आती है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि का मतलब है व्यापार के उद्देश्य से कृषि करना, जिसके बीच में ज़्यादा से ज़्यादा कीटनाशक दवाइयों बीजों का प्रयोग किया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो सके। तो ये जो एरिया है हरियाणा, पंजाब का एरिया जो कि चावल को वाणिज्य फसल मानता है। वाणिज्य फसल का उदाहरण भी हो गया चावल। उसके बाद में है रोपण कृषि। तो रोपण कृषि कौन-कौन सी है? चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला ये सारे क्या है रोपण फसलों के उदाहरण हैं। और अगर देखें तो ये याद रख लेना, ये क्वेश्चन पक्का पैट आएगा कि रबी की, खरीफ की और जायद की कोई एक फसल का नाम बताओ, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पे फसलें हैं, तो फसलों को मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि याद कैसे करना है। जैसे कोई भी फसल है, मान लो चावल है, तो चावल को याद करने के लिए सबसे पहले आप एक ऐसे कॉलम बना लेना, यहाँ पे सारी फसलों के नाम जैसे चावल लिख दिया, उसके बाद में जैसे गन्ना है तो गन्ना लिख दिया, अगर कपास है तो कपास लिख दिया, ठीक है? बाय चांस अगर क्वेश्चन आता है तो ऐसे बना लेना, चावल, गन्ना, कपास, ऊपर लिख देना एक साइड में तापमान और फिर यहाँ पे लिख देना उसकी वर्षा, उसके बाद में लिख देना क्षेत्र और अगर कोई मिट्टी है तो उसकी मिट्टी और उसके अलावा तीसरी जो चौथी बात है वो है इसकी विशेषता। तो ये 4 बातें हैं तापमान, वर्षा, क्षेत्र, मिट्टी और विशेषता। इन बातों को आपको सारी की सारी फसलों में पढ़ना ही पड़ेगा। तो क्वेश्चन देने वाला वो कैसे भी क्वेश्चन दे सकता है कि जैसे गेहूँ है, तो गेहूँ की जो फसल है वो भारत में दूसरी मुख्य खाद्यान्न फसल है। तो ये बताओ कि गेहूँ की उत्पादन के लिए अपने को क्या-क्या चाहिए? तो कितने सेंटीमीटर वर्षा चाहिए? कौन से भागों में मिलती है? कितनी धूप चाहिए? तो वो सारी चीज़ें तो आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है? बाकी होने को ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि खरीफ की फसल बताओ, रबी की फसल बताओ, क्योंकि ज़्यादातर चांस यही है कि ऐसा ही क्वेश्चन पूछे जाने के चांस है। बाकी अगर बड़ा क्वेश्चन अगर आ जाता है तो इसी तरह से आपने लिखना है तापमान, वर्षा, क्षेत्र, मिट्टी या कोई उसकी एक खासियत, विशेषता, ठीक है? चावल, कपास, जूट और चाय, ये 4 पढ़ लेना। चावल, कपास, जूट और चाय। उसके बाद में ये जो छोटे-मोटे क्वेश्चन है जैसे ये 3 क्वेश्चन देखने को मिल पढ़ लेना। अब ये देखो ये क्वेश्चन आ गया ना, एक पेय फसल का नाम बताओ और उनके अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करो। तो इसमें चाय आ गई, जैसे चाय के बारे में बताया तो चाय के बारे में लिख देना, कॉफ़ी के बारे में बताया तो कॉफ़ी के बारे में लिख देना। चाय सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? असम में, ठीक है? असम में टी, याद किया था ना? उसके बाद में अगला अगला चैप्टर है अपना 5th चैप्टर। 5th चैप्टर है खनिज।
तो खनिज के अंदर आपको मेनली मैप के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि मैप के ऊपर ही आपको क्वेश्चन बनेंगे सबसे ज़्यादा। तो मैप के अलावा अगर क्वेश्चन बनते हैं तो यही बनेंगे, धात्विक खनिज कौन से होते हैं, अधात्विक कौन से होते हैं और ऊर्जा खनिज कौन से होते हैं। उसके अलावा उसके अलावा खनिजों में जैसे अगर आता है तो ये लोहा अयस्क पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है, लोहा अयस्क। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो एलोहे में तांबा और बॉक्साइट पढ़ लेना, ठीक है? तांबा और बॉक्साइट, इनकी थोड़ी बहुत डिटेल पढ़ लेना। इसमें पढ़ना क्या है कि ये जितने भी खनिज हैं, उनका यूज़ किस लिए किया जाता है? मेन तो यही है कि इनका यूज़ किस लिए किया जाता है, किन कामों में ये यूज़ होता है। बाकी एरिया आपको कैसे लिखना है, तो एरिया मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि कैसे आपको एरिया लिखना है। तो ये बीच का जो एरिया है ना, इतना वाला, ठीक है? इसके बीच में कौन-कौन सा एरिया है? छत्तीसगढ़ एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा, ठीक है? एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा, आपको हर जितने भी खनिज हैं उन सब में आप भर सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर ये चांस है कि इन सब एरिया में आपको सारे के सारे खनिज देखने को मिलेंगे, ठीक है? पहले चैप्टर कंप्लीट कराते हैं, फिर मैप देख लेते हैं। खनिजों का संरक्षण क्यों किया जाना चाहिए, या कल की क्लास में आपको मैप बता देंगे, मैप कैसे करना है। तो खनिजों का संरक्षण कैसे किया जाता है या क्यों करना चाहिए? सेम वही लाइन कि आने वाली जितनी भी पीढ़ी है वो भी इन खनिजों का यूज़ कर सके। और उसके बाद में जैसे परंपरागत और अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन से हैं? परंपरागत तो वो जो प्राचीन समय से चले आ रहे हैं, जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, ये सारी चीज़ें आएँगी। और अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन से हैं? जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इसके अलावा जल ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, ये सारी किसमें आती हैं? अपरंपरागत ऊर्जा के संसाधनों में आते हैं, ठीक है? जैसे सौर ऊर्जा है, तो सौर ऊर्जा कैसे बनती है? तो सौर ऊर्जा के ऊपर टिप्पणी करें तो सौर ऊर्जा के अंदर फोटोवोल्टाइक जो प्रौद्योगिकी है, मतलब कि प्लेटें लगी होती हैं, जो सौर प्लेटें लगी होती हैं, उसमें क्या है, धूप की सीधी किरणें पड़ती हैं और वो फिर विद्युत में बैटरी में जमा हो जाती है और उससे बिजली बन जाती है। पवन ऊर्जा में पवन चक्कियाँ चलती हैं, उससे क्या बैटरी के अंदर पावर जनरेट होती है, बाद में उसका यूज़ होता है। तो अब ज्वारीय ऊर्जा ये अभी इतनी ज़्यादा विकसित नहीं है। तटीय क्षेत्रों में जब धाराएँ आके टकराती है तो वहाँ पे क्या है, पानी के तेज बहाव से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की कोशिश की जाती है। भूतापीय ऊर्जा क्या होती है कि भूमि के अंदर जितने भी ज्वालामुखी है, उससे क्या है, ताप जनरेट करने की कोशिश की जाती है, ठीक है? उसके अलावा जैसे एक क्वेश्चन है, अब मोनोज़ाइट रेत में कौन-सा खनिज पाया जाता है? तो इसका चेक करना में या तो यूरेनियम होगा या थोरियम होगा, क्योंकि ये जो मोनोज़ाइट है, ये आपके केरल वाले इलाके में ये मिट्टी मिलती है, ठीक है? और ये परमाणविक ऊर्जा के लिए है, इसको चेक कर लेना, ठीक है? और जितने भी छोटे क्वेश्चन हैं, ये तो आप ज़रूर पढ़ के जाना, बड़े क्वेश्चनों में मैंने आपको बता दिया। अग्न्य या कोयला पढ़ लेना इसके बीच खनिजों में, ठीक है? अब अगला चैप्टर है विनिर्माण। विनिर्माण का मतलब नया निर्माण करना, कच्चे माल को हम कह सकते हैं मानव के लिए यूज़ेबल बनाना और उसको ज़्यादा से ज़्यादा अ, जनरेट करना, ये कह सकते हैं, ठीक है? अब इसके बीच में शॉर्ट में ही पढ़ना पड़ेगा आपको। जैसे कि सबसे पहले है कच्चे माल पे आधारित उद्योग। कच्चे माल पे पहले आपको कोई कच्चा माल मिलेगा, जिसके बीच में कृषि आधारित आगे, खनिज आधारित कौन-कौन से उद्योग होते हैं ये। बस आपको क्या है, यहाँ तक जितनी भी चीज़ें लिखी हैं ना, इस पेज पे ये पढ़ जाना, उद्योगों का वर्गीकरण। अगर इतना पढ़ लिया, तो आपको इतनी कॉमन सेंस तो है ही कि इसके बीच में कौन-सा उद्योग आएगा। बाकी एग्ज़ाम्पल दिए हुए हैं, इतना पढ़ लेना इस चैप्टर में। और बाकी जितना भी लिखा हुआ है, ये सारा डीप लिखा हुआ है, तो इतना डीप अपने को पढ़ना नहीं है। बस वही एक पैराग्राफ अगर अपने ढंग से पढ़ लेते हैं, तो अपने आसानी से कोई भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है? जैसे उर्वरक उद्योग है, तो इसके बीच में जो भी खाद वाले या रासायनिक खादों का यूज़ किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें आएँगी। उसके अलावा जैसे सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है, इसमें टेलीफ़ोन, टेलीविज़न, टेलीकॉम, मोबाइल फ़ोन, ये सारी चीज़ों का यूज़ होगा। जल प्रदूषण बता दिया, तापीय प्रदूषण, तो पर्यावरण प्रदूषण के भी यहाँ पे क्वेश्चन आने के पूरे चांसेज़ हैं, ठीक है? और जैसे पर्यावरण प्रदूषण या पर्यावरणीय निम्नीकरण की रोकथाम कैसे की जा सकती है, मतलब पर्यावरण प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है। फिर अगला चैप्टर अपना लास्ट एंड फाइनल, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। तो इसके बीच में आपको क्या देखना है वो देख लो। परिवहन के जितने भी साधन हैं, वो आपको पता होने चाहिए।
थल परिवहन का क्या लाभ है, जल परिवहन का क्या लाभ है और वायु परिवहन का क्या लाभ है। गुण और दोष, ये क्वेश्चन जरूर देखना, गुण और दोष। जितने भी गुण है, मान लो जैसे स्थल परिवहन है तो जल्दी से जल्दी पहुंच जाती है, छोटी दूरियां तय करने में स्थल परिवहन इंपॉर्टेंट है। जल परिवहन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान को दूसरे देशों के साथ व्यापार करने में सुविधाजनक है। वायु परिवहन जो है वो बहुत जल्दी पहुँचाता है पर बहुत महँगा है। तो ये इस तरह से आपको लाइन्स बनानी आनी चाहिए, या थोड़ा बहुत अगर आप इसमें पढ़ेंगे तो आसानी से हो जाएगा। मेनली स्थल परिवहन के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करना, क्योंकि स्थल परिवहन में जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, ये 6 लाइन वाली है। कहाँ से कहाँ तक जोड़ती है, तो कन्याकुमारी को श्रीनगर से जोड़ती है और पूर्व से पश्चिम में सिलचर को पोरबंदर से जोड़ती है। ठीक है, ये मेगा सिटीज को जोड़ती है, उनके बीच में दूरी को कम करती है। राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे, राज्य राजमार्ग, स्टेट हाईवे, तो इनका जो रख रखाव है वो कौन करती है, एक एक लाइन वो देख लेना, रख रखाव कौन करती है। और एक शेरशाह सूरी जो रोड है वो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 है। ठीक है, और अगर देखा जाए तो जिला सड़कें, ये जिला परिषद ध्यान रखती है इसका। अन्य सड़कें में ग्रामीण सड़कें आती हैं। उसके अलावा इसमें बड़ा क्वेश्चन बनता है ये पाइपलाइन। पाइपलाइन के ऊपर देख लेना। पाइपलाइन जो है वो तेल पहुंचाने के, पेट्रोलियम उत्पाद पहुंचाने के, गैस पहुंचाने के काम आती है। एक इसमें पतन पे क्वेश्चन पक्का है, कौन कौन से पतन है। ठीक है, और ये जलमार्ग, जलमार्ग जलमार्ग देख लेना। पहला जो जलमार्ग है वो हल्दिया से इलाहाबाद, और दूसरा वाला सदिया से धुबरी। ज्यादातर चांस ये है कि सदिया से धुबरी वाला पूछ ले, बाकी तीसरा और चौथा देख लेना, बाकी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पतन पे एक क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे तो वो आपका मैप में आए, चाहे वो आपका सीधा पूछा जाए। ठीक है, 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मतलब दूसरे देशों के साथ व्यापार करना। तो आज की क्लास यहाँ पे खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता देना।